साथियों नमस्कार। आज की इस लेक्चर में हम रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फर्दर एग्जामिनेशन से संबंधित रहेंगे उनसे रिलेटेड रहेंगे। यानी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो वीएमओयू लगभग हर बार पूछता है। यानी यहाँ पर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन सेट तैयार किया है। उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन सेट है आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल और सहायक सिद्ध होंगे। वीएमओयू का जो रीजनिंग का पैटर्न रहता है ये काफी ज्यादा सरल रहता है। यानी 30 में से जो 15% ऐसे होंगे वो एकदम सरल होंगे। 10 प्रश्नों का जो स्तर है वो नॉर्मल यानी एवरेज सा रहेगा और 5 प्रश्न ही होंगे जो हार्ड होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर जैसा कि आप स्पेलिंग देख पा रहे हो COMMENTATOR शब्द के कौन सा शब्द नहीं बन सकता। यानी इसी स्पेलिंग को यूज करना है और इसी स्पेलिंग को यूज करते हुए आपको वर्ड बनाना है। यानी कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन को आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पर जो एस यूज हो रहा है इसमें भी एस एल लेटर यूज हो रहा है। यह इस स्पेलिंग में कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए ये जो वर्ड है यानी सी ऑप्शन वाला ये नहीं बन सकता। यह अपना सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, संख्याओं का कौन सा युग्म शेष 3 युग्मों से भिन्न है। यहाँ पर आपको प्रश्न का स्तर सरल लग रहा होगा लेकिन इसी टाइप के जो प्रश्न है सरल ही पूछे जाते हैं 15 के आसपास। यहाँ पहला ऑप्शन 5 25 6 36 4 64 और 9 81। इन ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ सी ऑप्शन है। इसमें आपको एरर लगेगा। 4 का जो होल स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 64 नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। बाकी सब 5 का 25 6 का 36 और 9 का 81 होता है। अगला प्रश्न, यदि एग्जामिनेशन को 125 कोड दिया जाए तो उसी कूट भाषा में हार्ड वर्क को क्या कोड दिया जा सकता है। यहाँ पर इन स्पेलिंग को आप लेटर जो है इनके कोड डिजिट करके आप इसको काउंट करोगे। जैसे कि ई का जो कोड होता है वो 5 होता है, उस प्रकार एक्स का कितना होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। इस प्रकार सारे जो डिजिट होते हैं उनके अंक होते हैं उनको आप जोड़ोगे तो 125 है यहाँ पर आएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर हार्डवर्क का जो कोड आएगा वो आएगा डी ऑप्शन 98। अगला प्रश्न है, यदि GANESAN को NASENAG लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में RAJESH को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक इस ऑप्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर GA यहाँ पर NA आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो लास्ट में यहाँ पर जितने भी लेटर है यह उल्टे कर दिए जा रहे हैं। यानी जो एन है यहाँ फर्स्ट आ गया, लास्ट का फर्स्ट आ गया, उसके बाद में जो ए आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद में एस आ रहा है वो भी यहाँ पर आ रहा है। यानी सारे के सारी स्पेलिंग को चेंज कर दिया है। उसी प्रकार उसी कूट भाषा में हम यहाँ पर जो RAJESH को कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर आएगा वो एच आएगा। यानी एच कौन से लेटर में, यानी एक ही ऑप्शन में डी है तो यही अपना सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला 3 8 22 63 185 और ब्लैंक स्पेस में छूटी हुई संख्या क्या हो सकती है। यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हो और यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस में आएगा इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर श्रृंखला है फर्स्ट डिजिट 3 है, सेकंड आ जाएगा 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 8। इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं तो 8 को हम 3 से गुणा करेंगे और माइनस 2 कर देंगे। तो 8 को 3 से गुणा करें 24 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 आएगा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी अपने 550। तो और ऑप्शन है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, श्रृंखला 18 10 6 4 और 3 ब्लैंक स्पेस में अगली संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर जो श्रृंखला में से 18 में से हमने सबसे पहले कितने घटाए, यहाँ पर सबसे पहले हमने 8 माइनस किए, फिर हमने कितने माइनस किए, फिर हमने 4 माइनस किए, फिर हमने कितने माइनस किए, फिर हमने 2 माइनस किए, फिर हमने कितने माइनस किया 1। तो लास्ट में हमने जो माइनस किया है 1 तो आगे वाली जो संख्या में हम उसका आधा माइनस करेंगे यानी 1/2 इसमें से माइनस करेंगे तो आगे जो डिजिट बचेगी जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2.5 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वीएमओयू नंबरिकल सिस्टम और जो अल्फाबेट से संबंधित है वो इस प्रकार के प्रश्न है वो काफी ज्यादा पूछता है और एकदम इजी लेवल का ही पूछता है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो PRT, उसके बाद ब्लैंक स्पेस BDF HJL NB और R। यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ करके एक डिजिट लिखा गया है जैसे PQR और ST, यानी एक एक लेटर को छोड़ करके यहाँ पर ये डिजिट तैयार किए गए हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देख पा रहे हो VWXYZ, यानी यहाँ पर Y और है वो W और Y को छोड़ा गया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, दीजिए गए 4 विकल्प में से कौन सा एक शेष तीनों से भिन्न है।
वहीं आपका उत्तर होगा गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा टन, क्विंटल और किलोग्राम, यह तीनों भार मापने की इकाई है, जबकि गैलन है वो लीटर, जो आयतन वगैरह है, द्रव्य लिक्विड वगैरह को मापने के लिए यूज होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, इसके पश्चात वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से सीधा कितनी दूरी पर स्थित है या फिर कितनी दूरी पर है? तो इस प्रश्न को आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे। इसका सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पर ये रह जाएगी उत्तर और ये दक्षिण और ये हो जाएगी अपने पूर्व और ये हो जाएगी पश्चिम। यहाँ पर वह बंदा 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ बंदा खड़ा है और यहाँ से 12 किलोमीटर यहाँ तक चलता है। उसके बाद वह फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी यहाँ पर वह 3 किलोमीटर चलेगा और उसके बाद वह अपने 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी 8 किलोमीटर यहाँ तक चलता है। तो अब वह अपने आरंभिक बिंदु से सीधा कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ इस दूरी को ज्ञात करने के लिए इसको हम बना लेंगे ट्राइंगल, यानी 8 यहाँ है तो 8 ही ऊपर तक कहां तक आएगा? यहाँ पर, यानी नीचे 8 है ऊपर 8 है। 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो पीछे जो बचेगा वो 4 बचेगा और इधर की दूरी अपने को पहले से ही पता है कि 3 है, यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 का स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न श्रृंखला 3, 7, 9, 11, 13, 17 और 19 में से कौन सी एक संख्या है वो उपयुक्त नहीं है? इन प्रश्न में आप रीजनिंग लगाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके दिमाग में विचार आएंगे कि स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, लेकिन इसकी सीधा सा तरीका, इन प्रश्न को, इन संख्याओं को आप ध्यान से देखोगे तो सारी की जो सारी संख्या है वो अभाज्य संख्या है। एक ही संख्या इसमें है जो भाज्य है वो है 9, यानी इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन 9, जबकि यहाँ ऑप्शन में 93 नया होकर के 9 ही है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक 3 सेमी लंबाई की भुजा वाला एक घन है, उसके सभी पृष्ठों को नीले रंग से रंग दिया गया है। अब 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 पृष्ठ नीले होंगे? यहाँ पर ये कोई मैथमेटिक्स का प्रश्न नहीं है, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है और एकदम सामान्य प्रश्न है। इसको आप है वो सामान्य और व्यवहारिक जो गणित होती है उसके माध्यम से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। कोई यहाँ पर फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होता है। जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पर हमने एक घन बना लिया, तो घन किस प्रकार बनेगा? ये इस प्रकार का हमने एक घन बना लिया। चलो ये घन हमने बना लिया। अब इस घन का जो एक भुजा है उसकी 3 सेमी लंबाई है और अपने को 1 सेमी की 3 टुकड़े काटने हैं। जैसे कि हमने 1 सेमी के ये 3 टुकड़े काट दिए, इधर से 3 काट दिए, इधर से भी 3 काट दिए। हमने एक जो फलक है उसको 1-1 सेमी बाई 1-1 सेमी के टुकड़े काट दिए। यहाँ पर भी हमने टुकड़े कर दिए, यहाँ पर भी हमने टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हमने पूरे जो घन है उसके चारों साइड से हमने टुकड़े कर दिए। यहाँ पर 2 साइड में जो रंग आएंगे, रंग होंगे, ऐसे घन सिर्फ किनारों पर ही आ सकते हैं। अब किनारों पर कितने घन आएंगे आप काउंट कर लेना। यहाँ पर नॉर्मली काउंट करोगे तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर किनारों पे जो टोटल घन आएंगे वो 8 आएंगे और 8 में से 4 घन, 1, 2, 3 और 4 घन ऐसे होंगे जिनके तीनों फलक रंगीन होंगे। तो यहाँ पर अपने को एक साइड में कितने घन मिले? 4 मिले। ऊपर की साइड में 4 मिले, नीचे की साइड में 4 मिलेंगे और 4 ही इसके बीच की साइड में मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा 12, यानी ऐसे 12 घन होंगे जिनकी 2 पृष्ठ पर है वो रंग होगा। अगला प्रश्न, यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बनाता है तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा? एकदम जनरल सा प्रश्न है। 7 बढ़ई है और 7 ही कुर्सियां बना रहा है, मतलब 1 बढ़ई 1 कुर्सी बना रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। ऐसे ही 70 जो बढ़ई है वो 70 कुर्सियां बनाएंगे, टाइम कितना लगेगा? 8 घंटा लगेगा। सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि 70 बढ़ई है, 1 बढ़ई 1 ही कुर्सी बना रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 8 घंटे ही रहेगा। अगला प्रश्न, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है और 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाती है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इन प्रश्न को आप XY में जाने से अच्छा है कि आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन को उठा करके करोगे तो 1 ही मिनट से कम समय में आपका ये प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। वेस्ट के सीधा सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुत्र की जो वर्तमान आयु है, हमने एक ऑप्शन उठा लिया 12 वर्ष है, चले C ऑप्शन हमने यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। जबकि पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु वर्तमान में 12 वर्ष है तो पिता की आयु हो जाएगी 3 गुना, यानी 36 वर्ष हो गई, 36 वर्ष। और 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। इसमें हम 12 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 48।
यानी कहने का अभिप्राय है 24 दूना 48 यानी 12 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से दोगुनी हो रही है। इसका मतलब अपना ऑप्शन 12 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ए से ई 5 घर एक पंक्ति में है, ठीक है ना। ए से ई तक 5 घर है वो एक ही लाइन में बने हुए हैं। अब कौन सा घर कहाँ है इसके बारे में आगे देखते हैं। ए है वो बी के दाईं ओर है, जैसे कि अपना जो हैंड है उसको अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि बी है, ठीक है, तो ए कहाँ है, बी के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ए इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ई है वो सी के बाईं ओर है। ई कहाँ है, यह सी के बाईं ओर है, तो यहाँ पर सी हो गया और यहाँ ई इसके दाएं ओर हो गया, ठीक है। अब बात कर रहा है बी है वो डी के दाएं ओर है, यानी यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। अब बात कर रहा है कौन है वो घर सबसे मध्य में, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शब्द NABMODINT को व्यवस्थित करे तो एक खेल का नाम बनता है। उस खेल का नाम आने वाला जो प्रथम शब्द है और अंतिम शब्द क्या होगा। जो खेल बनेगा उसका जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है वो क्या बनेगा। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक इन स्पेलिंग को देखोगे तो यहाँ पर जो जैसे हम सोचा हॉकी नहीं बन सकता, क्रिकेट सोचा क्रिकेट भी नहीं बन सकता, यहाँ पर हमने फुटबॉल सोचा वो भी नहीं बन सकता, टेनिस सोचा वो भी नहीं बन सकता, लेकिन जनरल सेंस हम सोचे तो इसका बैडमिंटन है वो बन सकता है। तो बैडमिंटन का फर्स्ट लेटर है वो बी होता है और लास्ट लेटर है वो एन होता है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी VMIU हर बार पुटअप करता है। अगला प्रश्न, किसी निश्चित भाषा या फिर मात्रा या कूट भाषा में हम कह सकते हैं 7 गुणा 3 बराबर 40, 11 गुणा 5 बराबर 96 और 10 गुणा 7 बराबर क्या होगा। यहाँ पर 7 गुणा 3 यानी कि 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो लगभग 40-50 के आसपास रहता है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 7 का जो स्क्वायर होता है होल स्क्वायर होता है वो 49 होता है और 3 का जो होल स्क्वायर होता है वो 9 होता है। अगर 49 में से हम अगर 9 घटाए तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 40। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्रश्न सॉल्व हो रहा है। इसी प्रकार हम लास्ट वाला जो डिजिट है वो करते हैं 10 का जो होल स्क्वायर होता है 100 में से 7 का जो होल स्क्वायर होता है 49 उसको घटाएंगे तो पीछे 51 यानी बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर P का अर्थ योग, Q का अर्थ घटाव, R का अर्थ भाजित, S का अर्थ गुणा हो तो इसका जो सरलतम मान है वो क्या होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर डिजिट है और यहाँ पर आप प्लस माइनस ये चिन्ह लगा करके इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो नियम फॉलो होगा वो होगा बोर्ड मास का। बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा BODMAS, यानी यहाँ पर जो फॉलो होगा यहाँ डी यानी सबसे पहले भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में बाकी। इस नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा 17। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 743 को मैंगोज यानी 743 को मैंगोज आर गुड, 6, 5, 7 का अर्थ है इट गुड फूड तथा 9, 3 और 4 का अर्थ है आर राइप, तो अंक राइप का क्या होगा। यहाँ पर जो राइप है उसका क्या डिजिट होगा। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करोगे एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर डिजिट आ रहा है 7, 4 और 3, ठीक है, और जो सेकंड में आ रहा है वो आ रहा है 6, 5 और 7। दोनों में एक संख्या कॉमन आ रही है वो है 7। नाम लिखे हुए उसमें भी आप देखोगे तो एक चीज कॉमन आएगी वो आएगी मैंगोज आर गुड और इट गुड फूड। तो यहाँ पर जो गुड है वो कॉमन आ रहा है यानी 7 बराबर हो जाएगा अपना गुड, यानी ऑप्शन संख्या डी अपना आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर फर्स्ट में 43 आ रहा है और लास्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी 34 आ रहा है, यानी 3, 4 इसमें आ रहा है और इसमें 4, 3 आ रहा है, यानी फर्स्ट और लास्ट में 2 चीजें कॉमन आएगी, जैसे कि मैंगोज आर गुड और लास्ट वाले में आ रहा है मैंगोज आर राइप, यानी फर्स्ट में मैंगोज आर आ रहा है और लास्ट वाले में भी मैंगोज आर आ रहा है। कहने का अभिप्राय 4 और 3 का मतलब या तो होगा मैंगोज आर या फिर होगा आर और मैंगोज, यानी 4 और 3 अपने ऑप्शन में बी नहीं होंगे, यानी 4 और 3 भी गलत होगा, यानी बी ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो सकता। और 5 जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 का मतलब होगा या तो होगा इट या होगा फूड, दोनों में से एक होगा, यानी इट या फिर फूड, यानी राइप तो इसका नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर पीछे एक ही ऑप्शन बचा है वो बचा है 9, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। राहुल की माता और उसके पिता यानी उसके नाना और नाना की इकलौती लड़की यानी स्वयं उसकी माँ और उसके बाद में स्वयं जो उसकी माँ है उसका जो पति है वो उसके पिता लगेंगे। यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा बी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, वह युग्म ज्ञात कीजिए जो शेष तीनों से अलग है। पक्षी घोंसला में रहता है, शेर मांद में, हिरन जंगल में और घोड़ा अस्तबल में। यहाँ सही आंसर रहेगा शेर मांद में नहीं गुफा में रहता है।
तो इसका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, यदि मिनट की सुई को पूर्व दिशा की ओर दर्शाए तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में दर्शेगी। तो यहाँ पर आप जनरल से आप रीजनिंग लगाओगे तो 4:30 बजे यानी लगभग घंटे की जो सुई है वो यहाँ पर रहेगी और मिनट की सुई है वो यहाँ पर रहेगी। अब कह क्या रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि मिनट की सुई अगर हमने पूर्वी दिशा की ओर मोड़ दी यानी ये वाली जो सुई है वो यहाँ पर कर दी तो घंटे की सुई कहाँ जाएगी, तो घंटे की सुई यहाँ इसके बीच में कहीं चली जाएगी, यानी इसकी जो दिशा रहेगी ये उत्तर और ये रहेगी अपने पूर्व। इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, उत्तर और पूर्व। अगला प्रश्न, यदि किसी कक्षा में उमा का स्थान शीर्ष से 8वां तथा नीचे से है वो 37वां है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी ऊपर से उसका 8वां नंबर आ रहा है और नीचे से उसका 37वां नंबर आ रहा है, यानी 8 में भी वो काउंट हो रही है और 37 में भी काउंट हो रही है। 8 और 37 को आप जोड़ोगे तो यहाँ हो रहा है 45 और 45 है, ये चीज डबल बार काउंट हो रही है तो एक हम कर देंगे माइनस, सही आंसर आ जाएगा 44। अगला प्रश्न, जिस प्रकार सुई का संबंध धागे से है ठीक उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं इसको गलत भी कर सकते हैं क्योंकि पेन से वे लिखना भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार सुई का हम कार्य है वो धागे के माध्यम से करते हैं तो पेन जो कार्य संपन्न करता है लिखने का वो स्याही के माध्यम से करता है। यहाँ स्याही इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि सुई के माध्यम से हम सुई में धागा डाल करके कार्य को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार पेन में हम स्याही डाल करके किसी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में आपको ऐसे 3 बताने हैं जिसके ठीक पहले 6 नहीं है और बाद में 9 नहीं है। तो यहाँ डिजिट को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 2 बार ही ऐसे डिजिट आएंगे। यहाँ पर जैसा कि अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में दिए गए विकल्प का चयन कीजिए और सही जो क्रम है वो दिए गई दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर करना क्या है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, जो लेटर्स होते हैं जैसे कि A B C D, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रेफरेंस देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्राथमिकता देंगे। अगर A पहले है तो यहाँ पर A वाला है वो उसको सबसे पहले रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर P सब में कॉमन आ रहा है, उसके बाद हम A देखें तो यहाँ पर A को प्राथमिकता ज्यादा देंगे क्योंकि A है वो फर्स्ट लेटर रहेगा। तो यहाँ पर A किसमें आ रहा है, यहाँ इसमें भी A आ रहा है और इसमें भी A आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी तीनों का अभी जो क्रम है वो चारों का अभी क्रम है वो बराबर चल रहा है। उसके बाद में आगे वाला लेटर इसमें G आ रहा है, इसमें L आ रहा है, इसमें G आ रहा है और इसमें भी L आ रहा है। तो G पहले आता है, L आता है, तो G पहले आएगा तो इसको प्राथमिकता हम देंगे 2 पर, ये भी 2 पे चला गया। अब इस प्रकार आप सीक्वेंस में डालोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रथम 2 चित्र जो कि तर्क लग रहा है उसी की पहचान कीजिए और वही तर्क है वो तीसरे चित्र में आपको लगाना है और उसमें जो छूटी हुई संख्या है वो ज्ञात करें। यहाँ 2 तर्क है वो दे रखे हैं एकदम कंप्लीट भरे हुए और तीसरे में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 25 आ रहा है और 17 आ रहा है। देखो 25 और 17 को आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जो तर्क लगेगा 25 और 17 को जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा अपने 42 और 42 है उसमें हम किसी एक डिजिट का भाग, इसमें हम 6 का भाग देंगे। जैसे कि यहाँ नीचे 6 है इसमें 6 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर बराबर आएगा 7। उसी प्रकार आप इसमें 8 का भाग दोगे और उस प्रकार आप इसमें कौन सी संख्या का भाग दोगे ताकि हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो रहेगा 15, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसी सीक्वेंस में आप इसको ज्ञात करके चेक कर सकते हो। अगला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट जो लेटर्स है उसको विपरीत क्रम जैसे कि A से Z तक होता है, हम यहाँ पर Z से A के क्रम में लिखे तो ऐसी स्थिति में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं से चौथा होगा। अब देखो यहाँ पर दाएं, यहाँ से पहले तो हम दाएं पीछे की साइड से चलेंगे और फिर वहां से फिर बैक में चलेंगे तो ऐसे में यहाँ पर बात कर रहा है 24 लेटर की, यानी 20 + 4 है वो यहाँ पर टोटल 24वां लेटर हो जाएगा और 24वां जो लेटर होता है वो X होता है। इसको आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि Z से A तक आ रहा है, पीछे से A से आप 20वें तक का लेटर काउंट करोगे और 20वें पे आप रुक जाना, 20वें पे जाकर के आप उसको चेक करना कि बाएं ओर से कौन सा है, यानी फिर हम आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर कुछ नीचे निर्देश दे रखे हैं और इसके बाद आपको आंसर देने हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। A और B फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, C और D है वो यहाँ पर बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, D और E क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, E और A हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं और जबकि जो लास्ट में आ रहा है B और C है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है वह व्यक्ति जो सबसे अधिक खेल खेलेगा, यहाँ पर जैसे कि A, B, E और D, यहाँ पर जो E है वो सबसे ज्यादा खेल खेलेगा क्योंकि E है यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, जबकि यहाँ जो खेल है वो अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब जो E है वो एक तो बैडमिंटन खेल सकता है या फिर हॉकी, दोनों में से एक खेल सकता है और यहाँ पर जो E आ रहा है यह क्रिकेट या फिर फुटबॉल, दोनों में से एक खेल सकता है, यानी 2 खेल खेलेगा वो खेलेगा E प्लेयर। सही आंसर रहेगा इसका
इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ई ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। ई सबसे ज्यादा खेल खेलेगा। अगला प्रश्न है वह जो फुटबॉल नहीं खेलता, कौन सा प्लेयर नहीं खेलता है? तो यहाँ पर देखोगे तो ए और बी है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। सी और डी में से बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर फुटबॉल कहीं मेंशन नहीं है। उसके बाद में डी देखो, डी और ई क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, मतलब डी और ई भी गए, ये फुटबॉल खेल सकते हैं। उसके बाद में ई और ए हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी गया, अपने पास बचा है अभी सी। उसके बाद ई और ए हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, जैसे कि ई आपको देख पा रहे हो यहाँ पर ई पहले से आ गया और ए ऊपर आ गया, यानी ई और ए भी फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर सी है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि सी है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, यानी जो है 29 में अपना सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अब लास्ट प्रश्न है वह जो बैडमिंटन नहीं खेलता है वह कौन सा होगा? अब यहाँ पर कौन सा प्लेयर बैडमिंटन नहीं खेलेगा इसके बारे में चेक करते हैं। तो यहाँ पर सी भी बैडमिंटन खेलेगा और डी भी बैडमिंटन खेलेगा, यहाँ पर मेंशन है इस ऑप्शन में। और आगे देखते हैं यहाँ पर ई और ए, यानी ई और ए ये भी बैडमिंटन खेलते हैं, यानी सी खेलता है, डी खेलता है, ई खेलता है, ए खेलता है। इसके ए बी सी डी और ई इन 5 में से सब आ गए, लेकिन एक बी है वो बच गया, यानी बी एक ऐसा प्लेयर है वो बैडमिंटन नहीं खेलता। या इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।